सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सुपर मैथ क्लासेज में सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं कक्षा 10 की मैथ। हमारी 13 की जो प्रश्नावली थी वो कंप्लीट हो गई है, 13 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे 14 की भी हो चुकी है, 13 भी की हो चुकी है और 15 की भी हो चुकी है। अब प्रश्नावली करते हैं 12 की। 12 की प्रश्नावली है क्या? 12 की प्रश्नावली है वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वर्त से संबंधित क्षेत्रफल, हमें वर्त के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। वर्त क्या होता है, वर्त में क्या क्या बिंदु होते हैं, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्त का परिमाप क्या होता है और किस आकृति में उसका छायांकित भाग होता है, क्या नहीं होता है, उस वर्त की संपूर्ण जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो हम वर्त की चर्चा करते हैं कि एक निश्चित अचर बिंदु, ये जो बिंदु होता है, इस बिंदु से एक निश्चित दूरी के बाद एक जो पथ होता है वो पथ क्या कहलाता है? वर्त कहलाता है। पथ क्या कहलाता है? वर्त कहलाता है। वर्त के अंदर जो बिंदु होता है वो बिंदु केंद्र कहलाता है। वो बिंदु क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। केंद्र से एक निश्चित दूरी, केंद्र से एक निश्चित यानी दूरी, एक निश्चित मान होता है। उस मान के बाद चारों ओर का जो एक पथ बनता है, चारों ओर का जो एक पथ बनता है वो पथ वर्त कहलाता है। वो पथ क्या कहलाता है? वर्त कहलाता है। केंद्र से एक जो निश्चित दूरी होती है, केंद्र से परिधि तक की जो अचर दूरी होती है, संख्यात्मक जो मान होता है वो मान त्रिज्या कहलाता है। वो मान क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। दूसरी बात करते हैं, केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा, केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा वर्त को दो भागों में बांटती है। केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा, जो ये हमारा केंद्र था ओ बिंदु, इससे होकर गुजरने वाली कोई भी रेखा है, कोई भी रेखा केंद्र से गुजरेगी, दोनों परिधियों को मिलाएगी तो या वर्त को दो भागों में बांटेगी तो वो वर्त का व्यास कहलाती है। वो वर्त का क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। यानी दो त्रिज्याओं का योग, दो त्रिज्याओं का योग व्यास कहलाता है। दो त्रिज्याओं का योग क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। और केंद्र से होकर कोई भी रेखा यदि गुजरेगी, जो रेखा केंद्र से होकर गुजरेगी, कहीं केंद्र से होकर जो रेखा गुजरेगी वो रेखा व्यास कहलाएगी। वो वर्त का क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। और एक केंद्र से एक निश्चित दूरी होती है, वो दूरी कहलाती है त्रिज्या। त्रिज्या को हम किससे लिखते हैं? आर से। त्रिज्या को दर्शाते हैं आर से, त्रिज्या को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। और फिर था हमारा केंद्र बिंदु ओ होगा। और फिर बात करते हैं परिधि की, परिधि की। और एक है दूरी, व्यास हमेशा ही त्रिज्या का दुगुना होता है। व्यास हमेशा ही त्रिज्या का दुगुना होता है। और व्यास को किससे दर्शाते हैं? डी से दर्शाते हैं। और यदि हमें त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो त्रिज्या क्या होगी? व्यास की आधी होगी। जो व्यास होगा उसकी त्रिज्या आधी होगी। यदि आर ज्ञात करेंगे तो ये जो चीज़ गुणा में है वो इसके भाग में हो जाएगी। तो आर हमेशा ही व्यास की आधी होती है। फिर बात करते हैं हम वर्त की परिधि। वर्त की परिधि या परिमाप। वर्त की परिधि का मतलब क्या होता है? एक निश्चित बिंदु से जो ये दूरी आई, इस दूरी से यहाँ से लेकर ये जो एक निश्चित पथ बना, ये पथ क्या कहलाता है? वर्त की परिधि कहलाता है। ये पथ क्या कहलाता है? वर्त की परिधि। तो वर्त की परिधि, वर्त की परिधि होगी 2 पाई आर। वर्त की परिधि क्या होगी? 2 पाई आर, जहाँ दो एक संख्यात्मक मान है, दो संख्यात्मक मान है, पाई निश्चित मान है 22/7 और आर किसको कहा गया है? त्रिज्या को कहा गया है। तो मैं इसका एक ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या वर्त की परिधि कि पाई डी। ये क्यों लिखा? क्योंकि हम जानते हैं व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। व्यास त्रिज्या का
त्रिज्या दुगुनी होती है व्यास की, त्रिज्या व्यास की दुगुनी होती है। जितना व्यास होगा उसके बराबर करने के लिए 2r, 2r बराबर d लिखा था ना, तो यहाँ से 2r की जगह क्या लिख दिया, d। तो हमारा दूसरा सूत्र वर्त की परिधि का एक ये भी है। फिर बात करते हैं वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, ये होगा वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं, ये तो पूरे वर्त की थी, अब बात करते हैं अर्धवर्त की। अर्धवर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, अर्धवर्त की। अर्ध का मतलब होता है आधा, तो आधे वर्त का क्षेत्रफल 1/2, ये अर्धवर्त का क्षेत्रफल होगा। वर्त का परिमाप भी आ गया हमारे पास, परिमाप और परिधि एक ही होता है भाई, परिमाप और परिधि एक ही होता है। लेकिन मैं यही बात करूं कि अर्धवर्त का परिमाप, ये हमारा अर्धवर्त हुआ, इस अर्धवर्त का परिमाप, अर्धवर्त का परिमाप हम जानते हैं, ये तो केंद्र बिंदु है O, और जो ये दूरी होगी वो दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। अब हमें परिमाप, परिमाप का मतलब होता है जहाँ से हम चलना प्रारंभ करते हैं वहीं पर वापस आना, वो परिमाप होगा। तो यहाँ से चले यहाँ तक आया, तो यहाँ पर हमारा आधा चक्र पूरा हुआ, आधा चक्र हुआ। आधा चक्र का मतलब पहले परिमाप क्या था, परिधि क्या थी, 2πr थी, लेकिन अब 2πr नहीं आएगा क्योंकि ये तो आधा ही हुआ। अगर यहाँ तक ये पूरा चक्कर करता तो 2π आता, लेकिन ये तो आधा ही हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, अर्धवर्त का, अर्धवर्त का परिमाप, अर्धवर्त का परिमाप। आधे वर्त की बात कर रहे हैं, तो आधे वर्त में यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी तय की, यहाँ तक ही की, तो अगर मैं यहाँ तक दूरी करते तब तो आता है 2πr, लेकिन आधी दूरी तय की तो क्या होगा, πr, सही है। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और ये क्या हुआ, व्यास हुआ या नहीं हुआ, या तो लिख सकते हैं d, और या फिर अगर ऐसा नहीं लिखना चाहिए तो πr + 2r। 2r कैसे लिखा कि व्यास त्रिज्या का, व्यास त्रिज्या दुगुनी होती है, व्यास की त्रिज्या दुगुनी होती है। या फिर मैं यहाँ पर कोई चीज कॉमन ले सकता हूँ, क्या कॉमन लिया, r कॉमन ले लिया, क्या बचा, पाई + 2। ये सूत्र चाहिए तो ये सूत्र सही है, ये भी है, एक ही फॉर्मूले से ये तीनों सूत्र बने, रटना कहीं भी नहीं है आपको। πr तो आया, फिर d क्या था, ये जो व्यास है, व्यास हुआ, d की जगह मैं 2r भी लिख सकता हूँ, क्यों, जानते हैं हम अच्छी तरह से। फिर r मैंने भाड़ लिया तो क्या आया, पाई, फिर क्या बचा, 2, r भाड़ था। ये हमारा परिमाप का फॉर्मूला हुआ। ये हमारे पास वर्त से संबंधित कुछ क्षेत्रफल हैं, वर्त की कुछ परिभाषाएं हैं और वर्त के कुछ परिमाप हैं, ये फॉर्मूले हैं। इसके आधार पर हमें क्वेश्चन करने, ये नोट कीजिए। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 12.1 12.1 में पहला सवाल हमें क्या दिया गया, सवाल की लैंग्वेज यानी भाषा पढ़नी है। सवाल में ये कहा गया है कि दो वर्तों की त्रिज्याएं 19 और 9 सेमी है, दो वर्तों की त्रिज्याएं 19 और 9 सेमी है। उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन
दोनों वर्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। हमें देखो क्या कहा गया कि दो वर्त दिए गए हैं, दोनों वर्तों की त्रिज्या दी गई है, एक की त्रिज्या 19, दूसरे की 9। फिर हमें एक नए वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। दो की त्रिज्या दी गई है, नए की ज्ञात करनी है, लेकिन शर्त क्या दी है कि इन जो दो दिए थे उनकी परिधियों का योग तीसरे वर्त की त्रिज्या के बराबर होगा, वो करना है। तो पहले लिख लेते हैं फर्स्ट वर्त की त्रिज्या। फर्स्ट सवाल में देखो, फर्स्ट वर्त की त्रिज्या, तो R1 दिखा दिया पहले वर्त के लिए, क्या थी 19 सेमी। सेकंड वर्त की त्रिज्या R2 क्या था 9 सेमी। इन दोनों वर्तों की क्या कहा, ये जो दो वर्त है हमारे पास, इन दोनों वर्तों की परिधि, इसकी परिधि इसकी परिधि, इन दोनों का योग, यही कहा। तो नए वर्त की त्रिज्या क्या कहा, नए वर्त की त्रिज्या। तो क्या करेंगे, इन दोनों वर्तों की परिधि का योग, यही कहा है। तो फर्स्ट वर्त की परिधि प्लस सेकंड वर्त की परिधि। देखो पहले वर्त की परिधि और दूसरे वर्त की परिधि का योग तीसरे वर्त की परिधि के बराबर होगा। नए वर्त की परिधि, हम जानते हैं परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर लिखाया हुआ है। तो 2 पाई आर, आर यहाँ पर क्या होगा R1 प्लस इसमें भी क्या होगा 2 पाई आर, आर क्या होगा 2 बराबर नए वर्त की परिधि का तो सूत्र वही होगा, चाहे वर्त नया हो या पुराना हो, चाहे पहला वर्त हो चाहे 10वां वर्त हो, कोई सा भी वर्त हो, परिधि आपको सेम ही रखनी है। तो क्या होगा 2 पाई आर। अब आ रही है कैपिटल, कोई चीज कॉमन आ रही है क्या, 2 पाई यहां से कॉमन लेते हैं, क्या बचा R1 प्लस R2 बराबर 2 पाई आर। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, R1 हमारे पास 19 प्लस 9 बराबर R। तो R बराबर क्या आया 19 और 9 कितने होते हैं 28। यानी जो नया वर्त होगा उसकी जो परिधि, उसकी जो त्रिज्या आएगी वो कितनी आएगी 28 आएगी। ये हमारा आंसर यही आएगा। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में ये कहा गया है वापिस कि दो वर्तों की त्रिज्याएं, दो वर्तों की त्रिज्याएं 8 सेमी और 6 सेमी है। दो वर्त की त्रिज्या 8 सेमी और 6 सेमी है। तो नए वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इन दोनों से नया वर्त बनेगा, उन वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। लेकिन कहा गया है इन दोनों वर्तों का क्षेत्रफल, इन दोनों वर्तों के क्षेत्रफल का योग नए वर्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यही है। तो लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। सवाल नंबर 2 कहा गया है फर्स्ट वर्त की त्रिज्या, फर्स्ट वर्त की R1 8 सेमी, सेकंड वर्त की त्रिज्या R2 6 सेमी, ये दिया गया है। साथ में ये कहा गया है इन दोनों वर्तों का क्षेत्रफल, इन दोनों वर्तों का क्षेत्रफल का योग नए क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो लिख लेते हैं नए वर्त का क्षेत्रफल, नए वर्त का
क्षेत्रफल बराबर फर्स्ट वर्ग का क्षेत्रफल प्लस सेकंड वर्ग का क्षेत्रफल। हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल सवाल में कहा गया है, पहले सवाल में परिधि का कहा तो परिधि लगा दिया, अब की बार क्षेत्रफल का बोला है तो क्षेत्रफल लगा दिया और इनका योग भी कर दिया। तो देखो क्या है, पाई आर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल यही होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, पाई आर वन का स्क्वायर पाई आर टू का स्क्वायर। क्या कॉमन आता है, यहाँ पर तो कोई कुछ ही कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पर पाई कॉमन ले सकते हैं, आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, ये क्या बचा आर स्क्वायर आर वन 8 का स्क्वायर प्लस आर टू 6 का स्क्वायर, आर स्क्वायर 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का होता है 36, इन दोनों का योग किया क्या आया 100। लेकिन हमें क्या चाहिए, आर चाहिए, यहाँ पर आर स्क्वायर है हटाया जाएगा तो क्या आएगा आर बराबर 100 का रूट, 100 का रूट कितना होता है 10, तो जो नए वर्ग की त्रिज्या होगी वो क्या होगी 10 सेमी। ये हमारा इसका आंसर होगा, अब नोट कर सकते हो। सवाल नंबर 3, सवाल 3 में एक आकृति दी गई है, आकृति में ये कहा गया है कि 5 आकृतियां हैं, गोल्ड ब्लैक ब्लू व्हाइट रेड, ये 5 आकृतियां हैं, इन 5 का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक तो है गोल्ड और एक आकृति है फिर रेड, ये रेड है, फिर ब्लू, ब्लू है ब्लैक, ब्लू ब्लैक व्हाइट, ब्लू ब्लैक व्हाइट, इन सभी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस आकृति में ये दिया गया है साथ में कि गोल्ड वाले का अंक, इस गोल्ड वाले का अंक दिया गया है 21 सेमी व्यास है, इसका व्यास कितना दिया गया है 21, व्यास कितना दिया 21 सेमी। फिर ये कहा गया प्रत्येक की चौड़ाई, प्रत्येक की चौड़ाई बढ़ा दी गई है 10.5, यानी जो ये चौड़ाई बढ़ी 10.5 बढ़ गई, फिर अगले की बढ़ाई फिर वापस 10.5 बढ़ गई, फिर अगले की बढ़ाई फिर 10.5 बढ़ गई। अगर इधर बढ़ाएंगे तो इधर भी बढ़ेगी 10.5 10.5, जिस तरह से हम जिस आकृति का ज्ञात करेंगे उस हिसाब से 10.5 जुड़ती जाएंगी, यानी पहले में नहीं जुड़ेगी। दूसरी आकृति जैसे रेड है तो रेड की जो ये पट्टी की जो चौड़ाई है ये चौड़ाई बढ़ा दी हुई 10.5 बढ़ाई तो ये यहाँ तक तो हो ही गई पूरी। लेकिन अब हम ब्लू की ज्ञात करेंगे, अगर हम ब्लू की ज्ञात करेंगे तो ब्लू कहाँ पर है, तीसरे नंबर पर है, तो अब ये त्रिज्या यहाँ से यहीं से शुरू होगी, क्योंकि इसका जो केंद्र बिंदु है, केंद्र तो सभी का एक ही है, तो ये जो त्रिज्या होगी फिर कितनी होगी, यहाँ तक त्रिज्या है, फिर ये 10.5 बढ़ा दी और ये 10.5 बढ़ा दी, तो यहाँ से लेकर ये जो होगी ये इसकी त्रिज्या होगी। तो हर एक प्रत्येक जो पट्टी की चौड़ाई है, प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई 10.5 बढ़ा दी गई। फिर हमें इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हमें एक तो त्रिज्या चाहिए और एक क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, सूत्र कौन सा लगाएंगे, देखो आकृति किसकी बन रही है, वर्त की बन रही है, तो वर्त का क्षेत्रफल ही लगाएंगे। तो पहले किसका ज्ञात करते हैं, गोल्ड का ज्ञात करते हैं, गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब आर हमारे पास नहीं है, आर निकालनी होगी पहले, लेकिन आर दी गई है, व्यास हमारे पास 21 दिया गया है, व्यास यानी डी बराबर 21, तो आर बराबर क्या होगा 21/2।
भाई कम 10.5 करो या फिर नहीं करो, 21.2 कर लेते हैं। कैसे देखो, गोल्ड का क्षेत्रफल पाई की जगह 22/7, आर की जगह 21/2 गुणा 21/2, 7 कट्या 3, 2 कट्या 11, गुणा करा ले वही कितना हो जिसे 63 गुणा 11/2, 63 ने 11 गुणा करा 11 33, 3 66 3/2। अब भाग दे दो वही 3 4 6.5 सेमी स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आ गया भाई, गोल्ड का क्षेत्रफल आ गया। आगे की आकृति की बात करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। आगे हमें क्या दिया गया है, किसका पूछा है, रेड का पूछा है, रेड का पूछा है। अब हमारे पास रेड के लिए त्रिज्या चाहिए, पहले त्रिज्या चाहिए ना, तो अब एक बार आकृति की ओर देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की 10.5 त्रिज्या थी, क्योंकि 21 में भाग देंगे 10.5 आएगा। अब इसकी तो चौड़ाई जुड़ गई कितनी, 10.5 और बढ़ा दी गई, तो ये भी 10.5, ये भी 10.5, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या काम में आएगी, क्योंकि ये वर्त बन रहा है, रेड के लिए यही बन रहा है, ये बन रहा है। तो रेड का क्षेत्रफल, रेड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वही सूत्र होगा, लेकिन आर निकालते हैं। आर बराबर क्या होगा, 10.5 प्लस 10.5 बराबर क्या होगा 21। तो डायरेक्ट करो 22/7 गुणा आर, आर 21 आया हुआ है, 21 गुणा 21, 7 का भाग देने पर 3, गुणा करो, इनको गुणा कराया 63 गुणा 22, ये इसका आंसर आएगा भाई। गोल्ड का हमने ज्ञात किया 346.5 है। अब हम ज्ञात कर रहे हैं रेड का, तो रेड सिर्फ और सिर्फ ये रेड का भाग, ये भाग तो किसका है, गोल्ड का है, यानी बड़े वर्त से क्या किया जाएगा, छोटे वर्त को घटाया जाएगा, तब हमारे पास क्या आएगा, तब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ किसका ज्ञात होगा, रेड का ज्ञात होगा। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का ज्ञात कर लिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा किसका, ओनली फॉर रेड का संपूर्ण हो जाएगा, ये साथ में गोल्ड भी शामिल हो जाएगा। तो हमें सिर्फ रेड का ज्ञात करना है, तो बड़े वर्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्त का क्षेत्रफल, ये करना है। तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो हमारा आ गया भाई, ये रेड का ज्ञात किया हमने और गोल्ड का हमारा पीछे किया हुआ है, तो रेड वाले में से किसको घटा देंगे, गोल्ड वाले को, तो क्या आ जाएगा, सिर्फ ये रेड वाला भाग आएगा या नहीं आएगा। तो रेड का क्षेत्रफल, रेड का रेड का क्षेत्रफल है ना, बराबर रेड का कितना आया 1386 माइनस किसका, गोल्ड का घटा देते हैं 346.5, घटाने पर इसका उत्तर आ जाएगा, क्या बचा 0.5 9, ये इसका उत्तर आ जाएगा, नोट कीजिए। अब आकर तीसरे सवाल में हमारा रेड तक का हो गया है, रेड का निकाल लिया है। अब निकालते हैं ब्लू का, ब्लू का क्षेत्रफल, ब्लू का क्षेत्रफल निकालेंगे
तो ब्लू का जैसे क्षेत्रफल निकलेगा, ब्लू का आएगा कैसे? देखो भाई, ये भाग तो था सिर्फ गोल्ड का हमें नहीं चाहिए, रेड का भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इसका भाग चाहिए, ब्लू का चाहिए। तो क्या करेंगे, इस ब्लू का क्षेत्रफल माइनस रेड का क्षेत्रफल, ये कर देंगे। पहले हम ब्लू का निकाल लेते हैं, ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल, संपूर्ण ब्लू का निकाल लेते हैं, पूरे ब्लू का। फिर पूरे ब्लू में से किसको घटा देंगे? रेड का घटा देंगे। फिर क्या आ जाएगा? छायांकित भाग आ जाएगा, यानी ब्लू का आ जाएगा। संपूर्ण ब्लू का क्षेत्रफल ऐसे लिख लेते हैं। ब्लू का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो आर देखो, आर क्या होगा भाई? आर कैसे होगा? यहां तक हमारी आर आई हुई है 21 आई हुई है क्या? और ये आर वापिस 10.5 भाग बढ़ गया, 10.5 भाग बढ़ गया, तो आर क्या होगी? 21 प्लस 10.5 31.5। तो छायांकित भाग या फिर ब्लू का क्षेत्रफल लिखो, पाई का मान 22/7 गुणा आर 31.5 गुणा 31.5। 7 का भाग देते हैं, 7 चौक 28, 7 पंजो 35, 4.5 को गुणा कराना है 31.5, फिर 22 से गुणा कराना है। ब्लू का क्षेत्रफल क्या होगा? इस ब्लू का निकालेंगे और ब्लू वाले में से क्या घट जाएगी? 21 घट जाएगी ना, ये त्रिज्या। तो क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं? पाई, एक तो R1 हो जाएगा, एक R2 हो जाएगा, तो R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 R1 R2 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर। अब देखो R2 कितनी है? R यही तो है ब्लू की, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक कितनी हुई? 31.5 का होल स्क्वायर माइनस, अब ये भाग इतना भाग घट जाएगा, ये त्रिज्या कितनी थी हमारी? 21 का होल स्क्वायर। अब देखो, अगर गुणा कराने में आपके पास कोई अगर समस्या है तो डायरेक्ट ऐसे करो, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, सूत्र याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या होगा? 22/7 31.5 प्लस 21 और 31.5 माइनस 21, ये होगा। तो 22/7, इनमें 21 जोड़ने पर क्या आएगा? गुणा 52.5 गुणा, इनको घटाएंगे तो क्या आया? 10.5। अब कर लो भाई, भाग देंगे, 7 का भाग दिया, 7 × 7 = 49, 3, 7.5 को इन सब से गुणा करोगे तब आपका उत्तर आ जाएगा। इन सब को गुणा कराने पर आंसर आएगा 1732.5 सेमी स्क्वायर। ये क्षेत्रफल हो जाएगा भाई, ब्लू का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, ब्लू के बाद है ब्लैक का क्षेत्रफल। ब्लैक का क्षेत्रफल का सूत्र वही होगा, पाई आर स्क्वायर। लेकिन आर देखो, ब्लैक की बात करते हैं, ब्लैक में हो आकृति में, ये आकृति है, ये वापिस 10.5 बढ़ गई भाई चौड़ाई, यहां तक था 31.5, 31.5 में 10 जोड़े
तो 42 होगा, 42 हो जाएगी। लेकिन ये 42 त्रिज्या तो किसकी है, ब्लैक की है, लेकिन हमें ब्लू तक का भाग तो नहीं चाहिए, ब्लू तक की त्रिज्या घटा सकते हैं। तो क्या होगा, पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, पाई की जगह 22/7, R2 देखो 31.5 था, 10.5 बढ़ गई, 42 का स्क्वायर माइनस 31.5 का होल स्क्वायर, वापिस 22/7, इनको कर लेते हैं एक बार प्लस में, 42 प्लस 31.5, 42 माइनस 31.5, 22/7, इनको जोड़ा 73.5 गुणा घटाया 10.5, इनको 7 से काटने पर 7 एकम 7, 0, 7 बन जो 35, 10.5 को 10.5 से गुणा, फिर 22 से गुणा कराएं, तो इनको गुणा कराओ, गुणा कराने पर इसका आंसर आएगा ये, इसका भी आंसर आएगा। तो ब्लैक का क्षेत्रफल क्या आएगा, 24,2425.5 सेमी स्क्वायर। अब बात करते हैं व्हाइट की, व्हाइट का क्षेत्रफल, व्हाइट का क्षेत्रफल बराबर वही होगा पाई R, अब R2 माइनस R1 का स्क्वायर। अब R2 की बात करते हैं, यहां तक की दूरी 42 हो चुकी है, अब ये चौड़ाई फिर से बढ़ गई 10.5, 42 में 10.5 जोड़ने पर 52.5, और हमें ब्लैक तक का भाग नहीं चाहिए, तो यहां तक की त्रिज्या घटा देंगे, कितनी थी 42, तो लिखते हैं पाई की जगह 22/7, R की जगह R1 52.5 का स्क्वायर माइनस 42 का होल स्क्वायर, 22/7, इनको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 52.5 प्लस 42, 52.5 माइनस 42, तो देखो यहां पर लिख देते हैं 22/7 गुणा, इनको जोड़ने पर क्या आया 94.5 गुणा 10.5, इनको घटाया तो 10.5 आएगा, वापिस 7 का भाग देने पर 7 एकम 7, 7 3 21 और 7 पंजो 35। अब इनको गुणा कराने पर जो उत्तर आएगा वो इसका मान होगा, क्या उत्तर आया 3118.5 सेमी का स्क्वायर। ये भाई इनका क्षेत्रफल हो गया, ये सभी आकृतियों का क्षेत्रफल है। सवाल नंबर 4, सवाल 4 में क्या कहा गया है, एक कार का पहिया है। सवाल 4 में ये कहा गया है एक कार का पहिया है, पहिए का व्यास 80 सेमी है। एक गाड़ी है, गाड़ी का पहिए को व्यास है 80 सेमी, और वो पहियो घूमेगो है ना, और पहियो घूमेगो और घूमने पूरी चीज कवर करोगो, और पूरी चीज कवर होगा यानी वो वर्त हो गया पहियो, पहिए को आकार वर्त को आकार कोई हुए, तो वर्त पूरा घूमे जब पूरी दूरी हो इनके कमा परिधि, वर्त की परिधि, यानी एक चक्कर पहियो लगा सी, जब वो एक चक्कर पूरा कर सी वो चक्कर ही के कला परिधि कहला, परिधि कहला। लेकिन ये कहा गया उस कार की गति की जो चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटे। पहले हमें एक चक्कर पूरा करेगा, एक चक्कर ही पूरा करेगा, और फिर वो 66 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा, तो यानी घूमता जाएगा वो पहिया,
तो हमें ये बताना है कि 10 मिनट में वो पहिया कितना घूमेगा, कितना चक्कर लगाएगा। पहले एक चक्कर लगाए, फिर 2 चक्कर लगाए, फिर 3 चक्कर लगाएगा। तो पहले हमें जो मान दिया गया है वो लिखते हैं सवाल नंबर 4 में। देखो ये सवाल है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2 नंबर में ये पूछ सकता है कि कार के पहिए का व्यास, पहिए का व्यास 80 सेमी और गाड़ी का पहिया सेमी बहुत ज्यादा बड़ी होती है, तो इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, सेमी को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों, ये तो हमें खुद को थोड़ा मालूम होना चाहिए कि सेमी और गाड़ी का पहिया छोटा तो है नहीं, तो पहिए को सेमी में न करके किस में करेंगे, मीटर में करेंगे। तो हमें व्यास नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या बराबर 80/2 यानी 40 सेमी, और सेमी को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो अब इसको हम सेमी को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में। तो 40 सेमी को मीटर में करेंगे तो कितने का भाग लगेंगे, 100 का। तो क्या आया, 0.4 मीटर। ये गाड़ी का पहिया हो गया। अब ये पहिया पूरा घूमेगा, यानी एक चक्कर में कितनी दूरी तय करे, पहले ये निकालते हैं। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी यानी परिधि, कार का पहिया घूमेगा, कार के पहिए की परिधि कर लो या फिर घूमेगा, क्या होगा, 2πr। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 0.4, तो क्या आया 8। 17.6/7 सही है क्या, बाई 2 को 4 से किया 8, बाई 176, एक अंक छोड़ के पॉइंट, 17.6 मीटर। ये एक चक्कर लगाएगा, ये गाड़ी का पहिया एक चक्कर लगाएगा। लेकिन ये कह रहा है गाड़ी की जो चाल है वो है 66 किलोमीटर प्रति घंटे। गाड़ी चल रही है, गाड़ी की चाल, गाड़ी की चाल कितनी है, 66 किलोमीटर प्रति घंटे। हमें ये ज्ञात करना है 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, है ना। हमें नहीं पता ना कितना चक्कर लगाएगा, हमें क्या मान लेंगे, मानना वह एक्स चक्कर लगाएगा। क्या कर लेंगे, माना वह चक्कर एक्स लगाएगा, माना गाड़ी का पहिया घूमेगा या गाड़ी का पहिया घूमेगा, क्या मान लेते हैं, एक्स मान लिया, एक्स मान लिया। और ये एक्स किसके गुणा में हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स घूम रहा है और एक बार में इतना घुमा, तो एक्स के साथ इसका गुणा होगा या नहीं होगा। हमें ये पता है कि भाई एक्स बार घूमेगा और हमने एक बार तो लगा लिया और एक्स बार और घूमेगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स गुणा 176.7। कोई दिक्कत नहीं, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये गाड़ी की चाल के बराबर आ जाएगा, क्योंकि भाई गाड़ी की चाल एक तरफ और पहिया घूम रहा है वो एक तरफ, तो पहिया क्या था 66। अब देखो भाई किलोमीटर, सवाल किस में चल रहा है हमारा, मीटर में चल रहा है। किलोमीटर को किस में बदलेंगे, मीटर में, और किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या करवाएंगे, गुणा करवाएंगे 1000 से। कोई दिक्कत नहीं है। और प्रति का मतलब होता है बट्टे का चिन्ह, और बात कर रहा है घंटे की, जबकि सवाल हमें घंटे में नहीं करना है। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं हम अच्छी तरह जानते हैं, बट्टा 60। कोई दिक्कत नहीं है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 के पहाड़े से काटने पर 11, तो ये क्या आया 1100, यानी ये चीज 1100 के बराबर आएगी। तो हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। लेकिन ये कहा कि गाड़ी का पहिया ये तो 60 मिनट में था, 10 मिनट में कितना घूमेगा, तो ये 7 में 10 से क्या करवा दे यहाँ पर गुणा, तो ये क्या आ गया 11,000 चक्कर आ जाएगा। अब हम x का मान निकाल लेंगे, x तो ऐसा का ऐसा, जो संख्या गुणा में वो भाग में, भाग वाली गुणा में, तो 11,000 तो ऐसा का ऐसा, और ये गुणा में थी 17.6 गुणा 7, 1 0 पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब काट लेते हैं,
11 के पहाड़े से काट सकते हैं, 11 एकम 11, 11 छके 66, 11 से काटने पर 1000। फिर 4 से काट सकते हैं, 4 से काटा 4 और 4 से काटे 25 चौक 100, 250। फिर 4 से काट सकते हैं, 2 से काटा 2, 2 से काटने पर 125, ये 2 से काट सकते हैं 35। अब 35 को 125 से गुणा करो, वो हमारा आंसर होगा 125 गुणा 35। ये भाई चक्कर आएगा, ये आंसर। यानी गाड़ी का जो पहिया घूमेगा 10 मिनट में, गाड़ी का पहिया 10 मिनट में घूमेगा, वो 10 डायरेक्ट पहले ही गुणा करवा दिया हमने, वो घूमेगा कितना घूमेगा 4375। तो लिख सकते हैं 10 मिनट में पहिया घूमेगा या पहिया चक्कर लगाएगा कितना 4375। ये हमारा आंसर है भाई।